हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले निर्मला सीतारमण जी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो 20 लाख करोड़ पैकेज का जो बाइफर्केशन बताया गया था कि 5 हिस्सों में किया जाने वाला है, सो उसका आज अंतिम चरण था। सो फिफ्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, उसका फ़ायदा कौन से सेक्टर्स को हो सकता है, उसी के साथ साथ किन किन शेयर्स को भी इसका फ़ायदा होगा, ये सारी बातें इसी एक वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वीडियो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद ही आधे घंटे में बनाई गई है, बट अपलोड में आप सभी लोगों को पता है नोटिफिकेशन का इशू रहता है, तो 5:30 बजे के आसपास ही करता हूँ। तो ये बात भी आप लोगों ने ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, इसलिए ये सारा क्लैरिफिकेशन में दे रहा हूँ। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। सो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया, ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे फोकस किया गया है एजुकेशन से रिलेटेड। उसी के साथ साथ सेकेंड फोकस किया गया है हेल्थ से रिलेटेड। उसी के साथ साथ थर्ड जो फोकस किया गया है, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लाने थे, कुछ कानूनी बदलाव की ज़रूरत थी। अगर वो बदलाव नहीं किए गए तो आप सभी लोगों को पता है कि पेनल्टीज़ लग सकती थी, तो इसीलिए यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे एंड कौन से शेयर्स को आप लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ये भी यहाँ पे ज़रूर जान लेंगे। सो दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हमेशा की तरफ आप सभी लोगों को पता है कि हिस्ट्री के साथ ही शुरुआत हुई। हिस्ट्री मतलब अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है उसका यहाँ पे सभी उन्होंने, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। जो पिछला खर्चा था, पिछले 1 महीने से सरकार क्या क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। जैसे कि खाना, राशन, मुफ्त में गेहूँ चावल दाल किन लोगों को दिया, गैस किन लोगों को प्रोवाइड किए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात किए कि बैंक में कैसे उन्होंने किसान के जो बैंक अकाउंट है उनमें कैसे पैसे ट्रांसफ़र किए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो विडोज़, पुलिस ऑफिसर्स, उनके लिए क्या क्या सरकार ने यहाँ पे किया है, उनसे रिलेटेड सारी बातें उन्होंने की है, जो कि उन्होंने ज़रूर करनी चाहिए। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सभी लोगों को पता है। बट हम लोग ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे शुरुआत उन्होंने सबसे पहले की है, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन से रिलेटेड। सो उन्होंने सबसे पहले फोकस किया लर्निंग से रिलेटेड। यस दोस्तों, लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग अभी भी कतरा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही, क्योंकि अभी भी हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में कि कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत ही आसानी से तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए लर्निंग किससे रिलेटेड उन्होंने बात की कि ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल लर्निंग पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ई पाठशाला, आप सभी लोगों को पता है ई पाठशाला यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ई पाठशाला में 200 नई किताबें जोड़ी गई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए 12 नए चैनल्स का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। यस दोस्तों, 12 नए चैनल्स किसके लिए? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और इम्पोर्टेंट बातें देखें एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे बताई गई है, जो कि हम लोग फर्दर यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 से लेके 12 तक कक्षा के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो ई एजुकेशन से रिलेटेड प्रावधान देंगे, मतलब 1 नेशन एंड 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म। यस दोस्तों, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म का यहाँ पे ऐलान किया है। उसी के साथ साथ टीवी चैनल से रिलेटेड 1 क्लास 1 चैनल का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। सो ये सारी, अगर हम लोग बात करें ई एजुकेशन से रिलेटेड, ई प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ये सारी बातें की गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ओवरऑल हम लोग यही कह सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो लर्निंग से रिलेटेड है वो अभी ऑनलाइन ही फोकस की जा रही है फिलहाल की सिचुएशन को देख के। तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे लोग सोचते भी होंगे कि एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही ली जाए। सो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, क्योंकि ये उनके लिए ये सारी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं जी लर्न है। उसी के साथ साथ और भी कई स्टॉक है, M2 एडुकेयर जैसे। अगर आप लोग प्राइस देखोगे तो बहुत सारे तो पेनी स्टॉक ही हम लोग को नज़र आ रहे हैं। सो वापस कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट हुए उसके बाद स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी करना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बेस्ट स्टॉक है तो जिसके ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी चाहिए, तो यस दोस्तों, NIIT, इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया है। और उसी के साथ साथ जैसे कहा है कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाने वाली, तो यस टेक्निकल सपोर्ट तो ज़रूर लगेगा। तो आप लोगों ने इन्फोसिस जैसी कंपनी, HCL टेक,
विप्रो हो या फिर टीसीएस जैसी कंपनी, इनके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है ये अगर चीज़ें करनी है तो टेक्निकल सपोर्ट तो कहीं ना कहीं ज़रूर लगने वाला ही होगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाती है उसके बाद की जो डिटेल होती है वो आप लोगों ने खुद यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है कि कौन से कंपनीज़ को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सरकार ने की है वो है CSR से रिलेटेड। सो दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर एक जो बड़ी कंपनी होती है, अभी उसका एप्लीकेशन अलग होता है, वो सेक्शन 135(1) में आप देख सकते हो, सब सेक्शन 1 में कि 50 करोड़ कुछ तो 1000 करोड़ 500 करोड़ का प्रावधान होता है, 5 करोड़ नेट प्रॉफिट रहेगा। तो जिन भी कंपनी में अगर एप्लीकेबिलिटी होती है CSR से रिलेटेड, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग एवरेज 2% तक का वो प्रॉफिट जो उनका होता है 3 साल का निकाल के, उतना उन्होंने सोसाइटी के लिए यहाँ पे काम करना होता है, उतना प्रॉफिट उन्होंने देना होता है। सो यहाँ पे जिन्होंने भी PM फंड में पैसा डाला हुआ है वो CSR करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा कि जिन भी कंपनी ने अभी तक यहाँ पे पैसा नहीं दिया होगा तो वो CSR के अंडर आ जाते तो ज़रूर वो PM फंड में अपना डोनेशन भी दे देंगे, उससे फ़ायदा सरकार को भी पैसा मिल जाएगा एंड प्लस उनकी CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। सो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके वजह से फ़ायदा दोनों तरफ से हो सकता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे हम लोग जाएंगे तो कानूनी की बातें बहुत ज़्यादा की, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सरफेसी एक्ट है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें IBC कोड, यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत थी, उसी के बारे में उन्होंने बात की है। उसी के साथ साथ जो सरफेसी एंड IBC कोड है वहाँ से उन लोगों ने रिकवरी लगभग पिछले टाइम से दुगनी की है। ये ऐसे कोड है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एक ऐसा कानून है, आप लोग इसको बोल सकते हो, जिसके वजह से जो पहले कंपनियां पैसा देती नहीं थी, बैंकों का ही पैसा लटका के रखती थी। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त कानून है, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर हम लोगों को पिछले कई सालों से अगर आप देखोगे तो ताला लगते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों डूब रहा है? क्योंकि उसका रीज़न ये कोड है। सो इसमें ही डबल रिकवरी हो चुकी है, इसका भी अनाउंसमेंट सरकार ने यहाँ पे कर दिया है। उसी के साथ साथ सरकार ने और कुछ बातें की है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? जो वर्कर्स सिटीज़ में काम करते थे एंड अभी जो माइग्रेंट होकर अपने घर वापस जाएंगे, जो अपने स्टेट में नेटिव प्लेस में वापस जाएंगे, तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं काम मिलने से रिलेटेड। सो वहाँ पे काम मिलने के लिए सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ का यहाँ पे अलग सा पैकेज बताया। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में है या नहीं वो मुझे नहीं पता है, बट 40,000 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, जो कि वर्कर्स अपने घर वापस जाएंगे तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल सकेगा इसके लिए। उसके बाद आप वापस देख सकते हो MSME सेक्टर की यहाँ पे बात की गई है। यस दोस्तों, MSME अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था जो रह गया था, एंड वो था उनके पुराने लोन्स। यस दोस्तों, ये जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे जो बिजनेस करते हैं वो लोन लेके ही बिजनेस करते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उन्होंने जो लोन लिया है एंड अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, सो वो IBC कोड 2016 के तहत अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे सामने वाली पार्टी लेंडर्स उनके ऊपर वो प्रक्रिया शुरू कर सकती है उनको कंपनी के नीलामी के लिए। सो यहाँ पे बताया गया है कि पहले 1 लाख करके तक का अमाउंट अगर आप डिफ़ॉल्ट करते थे तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें आती थी। अभी वो 1 लाख को हटा के सरकार ने 1 करोड़ तक का यहाँ पे जो प्रावधान है यहाँ पे बता दिया है, जो कि ऑलरेडी सेक्शन में बताया गया था। सो इसके वजह से जो कंपनी अभी डिफ़ॉल्ट भी करेगी तो भी यहाँ पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी एंड 1 साल तक ये सारी चीज़ें चलने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो कोविड-19 से रिलेटेड ही डिफ़ॉल्ट रहेगा तो ही इसके लिए यहाँ पे प्रावधान बताया गया है। सो बहुत ही अच्छा स्टेप्स है, जो कि हम लोग MSME की तरफ से हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा वेलकम वापस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि लोन, पुराने लोन का क्या करेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है 1 साल तक तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस है, मतलब कानूनी प्रक्रिया है, उनसे रिलेटेड उन्होंने चीज़ें बताई गई है। ऑफेंसेस मतलब आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, ब्रीच ऑफ एन लॉ और रूल एंड इलीगल एक्ट। अगर आप अभी कोई भी चीज़ अगर तोड़ देते हो उसके लिए पेनल्टी होती है। यस दोस्तों, तो अभी ये पेनल्टी नहीं लगेगी। किसके लिए? कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, डिलेज हो जाएंगे। अगर हम लोग CSR की भी बात की, उसकी रिपोर्टिंग करती थी, उसके लिए अगर आपने रिपोर्टिंग में डिले किया, नहीं किया, तो उसके लिए पेनल्टी हुआ करती थी, वो भी अभी नहीं लगेगी। अगर हम लोग बात करें रिपोर्टिंग से रिलेटेड, बोर्ड रिपोर्टिंग से रिलेटेड, वो भी अगर वहाँ पे कोई कमी रहेगी तो उससे रिलेटेड भी कोई भी आप लोगों को यहाँ पे अभी चार्जेस नहीं लगेंगे। फाइलिंग के समय कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, AGM में डिले हो गया तो इसके लिए पेनल्टी लगती थी। सो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ से कट कर दी गई है, जो कि यहाँ पे सरकार ने बता दिया है। उसी के साथ साथ कंपनी को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि AGM EGM होते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, कंपलसरी फॉलो करने होते हैं।
लॉ के हिसाब से अगर उनमें अभी डिले भी हो गया तो ज़्यादा कोई सरकार वहाँ पे स्ट्रिक्ट बर्ताव नहीं रखेगी। एंड अगर सरकार ने ये भी कहा है अगर आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी करना चाहते हो तो आप ज़रूर वहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंस सेक्शन में भी बदलाव किया गया है। पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 18 सेक्शन ऐसे थे जो कि इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के तहत होते थे, अभी उसमें और 40 यहाँ पे ऐड कर दिए तो टोटल यहाँ पे 58 हो चुके हैं। मुझे पता है ये थोड़ी सी लॉ की भाषा है, आप लोगों को समझेगी नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर आप लोगों के दिमाग में अगर ये नंबर्स भी चले जाते तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आप बोर हो सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रीजनल डायरेक्टर जो रहता है उसका भी यहाँ पे पावर बढ़ा दिया गया है। सो अगर हम लोग ओवरऑल ये बातें कहें तो एनसीएलटी जो रहती है, एनसीएलटी मतलब जो कंपनी के कोर्ट्स रहते हैं, आप कहाँ पे जाते हो, पब्लिक कोर्ट जो रहता है वो अलग रहता है, ये कंपनी के कोर्ट है उसको एनसीएलटी बोलते हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता था, वो बर्डन भी अभी रिड्यूस हो जाएगा जिसके वजह से एनसीएलटी भी अपना काम बहुत ही इफिशिएंटली यहाँ पे कर पाएगी और अच्छा खासा आउटपुट दे पाएगी। उसके बाद एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड भी ज़्यादा बातें नहीं की है तो हम लोग भी यहाँ पे ज़्यादा इसको कवर नहीं करेंगे, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। जैसे कि एनसीडी रखने की यहाँ पे छूट दी गई है, उसी के साथ साथ एनसीडी को डायरेक्ट लिस्ट कराने की भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरसीज़, यस दोस्तों, ओवरसीज़ फंड एक्सेस कर मतलब जो यहाँ पे प्रोविजनिंग जिस तरीके की उन्होंने बात की है एनसीडी में, अगर हम लोग कहें तो ओवरसीज़ फंड एक्सेस आप कर पाएंगे एट वो भी चिपर कॉस्ट में। बट इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बैंक्स एंड एनबीएफसी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा यहाँ पे कम है। तो ये जो सारी बातें ये लॉन्ग टर्म के लिए एंड बहुत ही ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बातें जो समझने के लिए बहुत ही तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट इशू, राइट इशूज़ के लिए उन्होंने कहा है कि अब आप आसानी से कर पाओगे, डिजिटली भी प्लेटफॉर्म से आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक थोड़ी सी बहुत हम लोग कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है जो कि इसको वो ज़रूर यूज़ कर पाएंगे। सो दोस्तों उसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है सेक्टर वाइज। यस दोस्तों, अब सारे सेक्टर अगर हम लोग बात करें, वापस सुन लेना, सारे सेक्टर अब प्राइवेट कंपनी के लिए ओपन कर दिए। यस फ्रेंड्स, अभी मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप न्यूज़ भी यहाँ पे पढ़ोगे तो आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ओपन टू द प्राइवेट प्लेयर्स। यस दोस्तों, जितने भी सेक्टर है, जितने भी सेक्टर अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी वहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए प्राइवेट एंड पब्लिक तो होता था, जहाँ पे प्राइवेट ऑलरेडी है वहाँ पे तो है, सो वहाँ पे कहाँ पे प्राइवेट नहीं होता था, पब्लिक में। तो अभी पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं प्राइवेट्स के लिए। सो प्राइवेट प्लेयर्स की यहाँ पे एंट्री होने वाली है। उसी के साथ साथ अगर बड़ी कोई न्यूज़ है तो वो भी बताना चाहता हूँ कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में पीएसयू का निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन भी होने वाला है। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों न्यूज़ बिल्कुल सेम है। गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज अ नॉन स्ट्रैटेजिक पीएसयूज, ये निर्मला सीतारमण जी ने अभी अभी बताई हुई है, जस्ट 1 घंटा यहाँ पे इस न्यूज़ को आके हुए हुआ है। सो दोस्तों ये तो सारी बातें हैं नॉन स्ट्रैटेजिक से रिलेटेड। सो जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उसमें कम से कम एक पीएसयू तो ज़रूर रहनी चाहिए, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज के दिन यहाँ पे बताया है। सो बहुत हम लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिली। अगर आप सोचते हो कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर मतलब क्या, तो डिफेंस, गैस, ऑयल, ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ों का हम लोगों को पीएसयू का आगे जाके मर्जर भी देखने को मिलने वाला है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे इनडायरेक्टली भी यहाँ पे बताई गई है। बट ये जैसे मैंने कहा ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने ये जो सारी चीज़ें बताई गई थी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, इसमें बहुत पुरानी कंपनी यहाँ पे अभी तक पड़ी हुई है। तो इसीलिए अगर आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू जो रहती है उनके ऊपर आप लोगों ने कल बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, निवेश नहीं करना है, हर वक्त पैसा 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 नहीं, सीखना भी है। एंड यूजुअली आप सभी लोगों को पता है पीएसयू बहुत ज़्यादा घाटे में है, वहाँ पे इतना रिटर्न नहीं मिलता जो कि हम लोग सोच के स्टॉक मार्केट में आते हैं रिस्क लेके। तो पीएसयू के ऊपर आप लोगों ने कल बहुत कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। अभी कौन कौन से पीएसयू वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, आपका फेवरेट पार्ट शुरू हो गया। बीपीसीएल, इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए क्योंकि इसका तो प्राइवेटाइजेशन आप सभी लोगों को पता है कब से यहाँ पे रुका हुआ है। तो बीच में तो बहुत ही अच्छा खासा भाग गया था, वापस ये चीज़ें जितनी डिली हो जाएंगी उतनी ही प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएंगी। सो बीपीसीएल का यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड वापस ये न्यूज़ सामने आ जाएगी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे राहत देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जैसे सरकार ने यहाँ पे कहा कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कम से कम एक पीएसयू चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आता कि अभी एविएशन सेक्टर में अगर हम लोग पीएसयू की बात करें तो वहाँ पे तो सिर्फ एयर इंडिया ये एक ही कंपनी है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन की वो बात कर रहे थे, उसको बेचने की, तो वो आगे अब कैसे करेंगे उसका प्लान मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी मतलब उन्होंने जिस तरीके के अनाउंसमेंट किए उसके बाद ये डाउट ज़रूर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
यस दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कंपनी, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने कल फोकस ज़रूर रखना है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। डिफेंस सेक्टर के ऊपर आप लोगों ने खास नज़रें रखनी है, क्योंकि मर्जर से रिलेटेड भी बातें आई थी, प्राइवेट एंट्री से रिलेटेड भी हम लोगों को कल बातें देखने को मिली थी। तो BEML, आप मेरा कल का वीडियो भी देख सकते हैं, BEML के ऊपर वापस आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी BEL, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। उसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं, वीडियो बहुत वरना लंबा हो जाएगा। मिश्र धातु मिधानी, आप सभी लोगों को पता है, इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। तो ये सारे शेयर है जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे फाइंड किए कि उनके ऊपर आप लोगों को इस न्यूज़ का इम्पैक्ट होते हुए कल देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत लंबा वीडियो था, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने खुद लिख के यहाँ पे सब आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में बताया कि क्या क्या चीज़ें थी। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा सा हेवी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लॉ की चीज़ें, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थी, एजुकेशन से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताना भी रह गया कि हेल्थ इंफ्रा के लिए 8100 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये आज की न्यूज़ नहीं, ये कल की न्यूज़ थी जो कि मेरे तरफ से रह चुकी थी। एंड आज के दिन की अगर मैं हेल्थ से जुड़ी हुई और एक इंपॉर्टेंट बात करूँ तो लगभग 15,000 करोड़ हेल्थ के लिए यहाँ पे दिए गए थे। उसमें से स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें तो 4113 करोड़ यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट को दे दिए थे। PPE किट से रिलेटेड, मास्क से रिलेटेड 550 करोड़ तक का भी प्रावधान यहाँ पे सरकार ने कर दिया था। ये सारा का सारा हिसाब सरकार ने बता दिया था, तो इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात वैसी नहीं थी। सो वापस कहना चाहता हूँ, वीडियो क्लोज करने से पहले थोड़ा सा क्लमजी हो चुका होगा वीडियो, आज थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने में हो चुका होगा, क्योंकि जैसे कानूनी बातें का हिस्सा आज थोड़ा ज़्यादा था, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड अगर एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करने में भी बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।